वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल की किस परत में मौसम संबंधित सभी घटनाएं जैसे बादल, बारिश और आंधी होती है? तो वह जो परत है वह परत का नाम है क्षोभ मंडल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो सतह से लगभग 8 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान और जलवाष्प इसी परत में मौजूद होते हैं, जिसके कारण मौसम संबंधित लगभग सभी घटनाएं यहीं घटती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते चलें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यह होता है शरीर में सभी कोशिकाओं का तक ऑक्सीजन पहुंचाना। ये लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को बांधकर रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC रोगों से लड़ती है और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनने में मदद करती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ हाइड्रोजन बम की बात कही जा रही है। तो यह आधारित है नाभिकीय संलयन पर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन पर की अभिक्रिया पर आधारित है जो परमाणु बम विखंडन पर आधारित होता है। ये आपको याद रखना है। से कहीं अधिक शक्तिशाली भी होता है। इसमें हाइड्रोजन के हल्के समस्थानिक जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम अत्यधिक ताप और दाब पर मिलकर हीलियम का भारी नाभिक बनाते हैं, जिससे अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, भोर का तारा और सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि शुक्र ग्रह सूर्य और चंद्रमा के बाद आकाश में सबसे अधिक चमकीला और प्राकृतिक वस्तु है। अपनी कक्षा के कारण यह पृथ्वी से केवल सूर्योदय से कुछ समय पहले या सूर्यास्त के कुछ समय बाद पश्चिम में यानी ही दिखाई देता है। इसीलिए इसे भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले वृद्धि हार्मोन स्राव करती है? तो उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ही वृद्धि हार्मोन यानी सोमोट्रोपिन का उत्पादन करती है, जो बचपन और किशोरावस्था के दौरान हड्डियों द्वारा ऊतकों की वृद्धि को उत्तेजित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है 24 घंटे। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। इसकी परिक्रमा की गति पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन की गति के बराबर होती है। इसीलिए इसका आवर्तकाल भी 24 घंटे होता है। इसी कारण यह पृथ्वी से देखने पर आकाश में एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो यहाँ डेंगू की बात कही जा रही है। तो यह मादा एंडीज
इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि डेंगू बुखार एक वायरस के कारण होता है जो संक्रमित मादा एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। यही मच्छर चिकनगुनिया और जीका वायरस भी फैलाता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर मलेरिया फैलाता है, ये आपको याद रखना है और ये आपके एग्जाम में पूछा जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। हमारा अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए क्यों किया जाता है? क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक कीटाणुनाशक होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर, इसका सूत्र आपको याद रख लेना है और अब इसका सूत्र ये हो गया CaCl2ClO का होल ट्वाइस, ये हो गया है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। ये आपको अब याद रखना है। पानी में घुलकर क्लोरीन गैस छोड़ता है। क्लोरीन एक शक्तिशाली ऑक्सीकारक है जो पानी में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, जिससे पानी पीने योग्य हो जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। और ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र अब ये हो गया है जो कि पुराना वाला एनसीईआरटी में ये था। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ओजोन परत, जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3, मुख्य रूप से समताप मंडल में पाई जाती है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पैरावैग्नी विकिरण को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो यहाँ पसलियों के जोड़े की बात कही जा रही है, रिब्स की। तो इसकी संख्या 12 होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि एक सामान्य मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं जो कि कुल 24 पसलियां हैं। ये पसलियां मिलकर पसली पिंजर बनाती है जो हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करती है। हमारा अगला प्रश्न है, जब दूध को मथा जाता है तो उसमें से मक्खन किस बल के कारण अलग हो जाता है? तो यह अपकेंद्रीय बल के कारण अलग हो जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब दूध को तेजी से घुमाया जाता है तो अपकेंद्रीय बल के कारण भारी कण जैसे दूध केंद्र से दूर चले जाते हैं और हल्के कण जैसे मक्खन केंद्र के पास इकट्ठे हो जाते हैं। वॉशिंग मशीन का ड्रॉयर भी इसी सिद्धांत पर काम करता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मॉर्स गैस मुख्य रूप से किस गैस को कहा जाता है? तो मॉर्स गैस मुख्य रूप से मीथेन को कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि मीथेन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CH4, गैस दलदली और नम भूमियों में कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय अपघटना से उत्पन्न होती है, इसीलिए इसे मॉर्स गैस कहा जाता है। यह प्राकृतिक गैस का भी मुख्य घटक है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग किस अंग की गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो यह किया जाता है हृदय की गति को कम करने के लिए। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ECG एक मेडिकल टेस्ट है जो हृदय की विद्युत गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। प्रत्येक दिल की धड़कन के साथ एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है और ECG इस आवेग को एक ग्राफ के रूप में दिखाता है जिससे हृदय की स्थिति का पता चलता है। EEG का उपयोग मस्तिष्क की गतिविधियों को मापने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए
किया जाता है उपयोग? धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पानी की अस्थायी कठोरता उसमें घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवणों के कारण होती है। धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन घुलनशील लवणों के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील कार्बोनेट बनाता है जो अवक्षेपित होकर नीचे बैठ जाता है और कठोरता दूर हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? यहाँ पारसेक की बात कही जा रही है। तो पारसेक जो इकाई है यह खगोलीय दूरी की इकाई होती है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पारसेक दूरी मापने की एक बहुत बड़ी इकाई है जिसका उपयोग खगोल विज्ञान में तारों और आकाशगंगाओं की दूरी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक पारसेक लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि माइकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कवकों जैसे मशरूम, खमीर और फफूंद का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल यानी वायरोलॉजी में विषाणु और बैक्टीरिया में जीवाणु का अध्ययन किया जाता है। ये आपको याद रखना है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, इस्पात में कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें कार्बन मिलाया जाता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि स्टील मूल रूप से लोहा और कार्बन का एक मिश्र धातु है। लोहे में कार्बन की थोड़ी मात्रा मिलाने से उसकी कठोरता और मजबूती बहुत बढ़ जाती है। क्रोमियम मिलाने से उसमें जंग लगने का प्रतिरोध उत्पन्न होता है। स्टेनलेस स्टील। हमारा अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यहाँ सापेक्षता के सिद्धांत की बात कही जा रही है। तो यह प्रतिपादित किया गया था अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के दो सिद्धांत प्रतिपादित किए, विशेषता सापेक्षता 1905 में और समान सापेक्षता 1915 में। इन सिद्धांतों ने अंतरिक्ष, समय, गुरुत्वाकर्षण और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। प्रसिद्ध समीकरण यह है कि E बराबर mc² होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में विटामिन डी का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में विटामिन डी का मुख्य कार्य है हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाना। इन खनिजों के बिना हड्डियां मजबूत नहीं हो सकती, इसीलिए विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत अधिक लगभग 34.22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो यह बिना पिघले अत्यधिक गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन है एक नॉन स्टिक पॉलीमर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि टेफ्लॉन पॉलीटेट्राफ्लुरोएथेलीन का एक ब्रांड नाम है। यह एक सिंथेटिक पॉलीमर है जिस पर कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है और इसका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। इन्हीं गुणों के कारण इसका उपयोग नॉन स्टिक बर्तनों पर परत चढ़ाने के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रक्त परिसंचरण की खोज किया गया था विलियम हार्वे जी के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 1628 में अंग्रेजी चिकित्सा विलियम हार्वे ने पहली बार यह बताया कि रक्त हृदय द्वारा पूरे शरीर में
एक बंद परिसंचरण तंत्र में पंप किया जाता है और यह लगातार घूमता रहता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो यह है सूर्य। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख और लगभग एकमात्र स्रोत है। सौर ऊर्जा ही मौसम के चक्र, पौधों के जीवन, प्रकाश संश्लेषण और अंततः पृथ्वी पर लगभग सभी जीवन रूपों को बनाए रखती है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बायोगैस जिसे गोबर गैस कार्बनिक पदार्थों जैसे गोबर, कृषि अपशिष्ट के अवयव किण्वन से उत्पन्न होता है, ये आपको याद रखना है। इसका मुख्य घटक मीथेन यानी CH4 है, जो लगभग 50 से 75% होता है। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और कुछ अन्य गैस भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? दोस्तों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आप आखिरी क्वेश्चन के बाद बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो कौन सी अंतःस्रावित ग्रंथि है गर्दन में स्थित है? तो उस ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि थायराइड ग्रंथि एक तितली के आकार की अंतःस्रावित ग्रंथि है, जो गर्दन में श्वास नली के सामने स्थित होती है। यह थायरोक्सिन नामक हार्मोन का स्राव करती है, जो शरीर के चयापचय को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पूरा होता है। आपने 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही किए हैं, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।